हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये आपका धार्मिक आंदोलन का सेकंड पार्ट है। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको पता है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये मेरा 6-7 क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप लोग जा करके वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना था, या फिर स्तूप सामान्य अवशेषों का निक्षेपकागार होता है, या फिर बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। कह रहे कि कितने कथन सही है, तो केवल व केवल इसमें 2 कथन सही है। वो 2 कौन कौन है? 2 और 3 कथन मिलकर के ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में स्तूप सामान्य तौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्यों से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप ये एक संकल्प अर्पित स्थल के रूप में चर्चित हो गया है। इनके उल्लेख की बातें करें तो अवदान शतक, महावदान और स्तूप वदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में है। कथन एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि स्तूप जो है वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, जो कि स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और वाजसेनी संहिता, तैत्तरीय संहिता और पंचविश ब्राह्मण में भी मिलता है। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि धान्य कटक जो कि महासांघिकों के अधीन में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि धान्य कटक की हम लोग बातें करें तो ये महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में फेमस है, ये प्रसिद्ध है, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये धरणीकोट नामक स्थान पे प्राचीन काल में ही धान्य कटक के नाम से फेमस है। अमरावती के सन्निकट और यह कुछ काल से सातवाहनों की राजधानी रहा है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस स्थल को व्यापारिक महत्व अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें बताना है कि यानी कि कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। ठीक है, या फिर तो इस पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बुद्ध के देवतारोपण, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है बोधिसत्व के पद पर चलना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। कौन सा इसमें सही है? तो महायान बौद्ध मत की है, तो ये तीनों सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। महायान बौद्ध मत में समाहित है। इसका प्रथम शताब्दी में बौद्ध अवधारणाओं व्यवहार में परिवर्तन आया है। प्रारंभिक बौद्ध मत में जहां निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को महत्व दिया जाता था, वहीं अब बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में मान करके देवतावरोपण को महत्व दिया गया है। साथ साथ इस समय में बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई है और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा अनुष्ठान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर देखेंगे, यानी कि 21वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 के। आप पीवाई क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं, इसके माध्यम से देख रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 4 क्लास का है, और इसके साथ ही 11 का न्यू एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है, या फिर बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ
करुणामय है या फिर बोधिसत्व तो समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्गों पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए विलंबित करता है। इसमें आपको बताना है कितने सही है, ये बताना है कौन सा सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सही नहीं है, एक यानी कि सही नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 और 3 सही है, एक जो है ये गलत है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग को जानकारियाँ मिल जाएगा। कह रहे हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में 2-3 सही है। बोधिसत्व की अवधारणा के अनुसार बोधिसत्वों को प्रमन करुणामय जीव माना गया है, जो कि अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं और वह इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ करके स्वयं की निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि यह अपने निर्वाण को विलंबित कर दूसरों के निर्वाण मार्गों की सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि बोधिसत्व की अवधारणा का संबंध महायान चिंतन से सृजित है, न कि हीनयान चिंतन प्रणाली से है। ठीक है, तो यह अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुद्धकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर चुनना है। कौन सा इसमें सही है? क्या ये उत्तर काले पॉलिशदार मृदाभांड का आरंभ हुआ था, या फिर ये भारत में द्वितीय नगरीय की शुरुआत का काल था, या फिर इस काल में चतुर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी? कौन सा सही है? तो केवल व केवल एक और इसमें 2 सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि बुद्धकालीन समाज के संबंध में, बुद्धकालीन समाज के पुरातात्विक के अनुसार यानी आर्कोलॉजिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि उत्तरी क्षेत्र में काले पॉलिशदार मृदाभांड का विकास आरंभ हुआ और ये मृदाभांड अंग्रेजी संक्षेपकार NBPW और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं, और ये मृदाभांड बहुत ही चिकने और चमकीले होते थे। संभवतः ये माना जाता है कि धनवान लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे, यानी जो रिचेस्ट पर्सन थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। ये भारत के सेकेंड नगरीय यानी कि शुरुआत है, यानी कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत काल का था। ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी में मध्य गंगा मैदान में नगरों के प्रकट होने से ये जानकारी मिलती है। भारत में द्वितीय नगरियों की शुरुआत पाली और संस्कृति ग्रंथों के अनुसार यहाँ के अनेक नगरों के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, अयोध्या में, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा में। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस काल में चतुर्ण व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो सकी, और जैसे उदाहरण के लिए कबायली समुदाय में देखने को मिलता है, जिनका समाज स्पष्ट 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, या फिर इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था? कह रहे कि कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के संबंध में दोनों सही है। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्व एशिया की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित अन्य भागों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। इस क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म का भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में भी प्रसार हुआ था, जहाँ बौद्ध धर्म भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों खुदाई किया गया था और गुफा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम आपसे पूछ रहा है ये प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, ये इसको मिलान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप के द्वारा हमारा 1 का 2 हो जाएगा। इसके साथ द्वितीय बौद्ध परिषद की हम लोग बातें करें तो ये हो जाएगा शबाकामी। द्वितीय बौद्ध परिषद शबाकामी हो जाएगा। तृतीय मोगलीपुष तीसस और चौथा चतुर्थ बौद्ध जो है वो अश्वमित्र हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं प्रथम बौद्ध परिषद संगीति राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सेकेंड बौद्ध
बौद्ध संगीति की बातें करें तो ये वैशाली में होता है, शबाकामी की अध्यक्षता में होता है 383 ईसा पूर्व में। तृतीय की बातें करें तो पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र तीसस के संबंध में। ठीक है, देखो मिलान करने वाला ना, अगर एक आध भी आप याद करेंगे तो आइडेंटिफाई करके पहुंच जाएंगे। एक तो देखो ऐसे याद करना, पहला पहला जो है यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये महान आदमी के द्वारा हुआ तो महाकश्यप हो जाएगा। दूसरा आप लोग याद करना, सॉरी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था और ये महाकश्यप अध्यक्षता में हुआ था। महान आदमी ऐसे याद कर लेना। और जब महान आदमी ने काम किया तो सभी लोग देख करके, यानी कि सबाकामी। दूसरा जो हो जाएगा सबाकामी याद करना, यानी कि सभी लोग प्रेरित हुआ, ऐसे आप याद करना। तीसरा तो ऑब्वियस याद हो जाएगा क्योंकि इसमें तीसस आ जाएगा और यहाँ पे तृतीय है ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा आप सभी को पता है कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ है वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो बताना है। क्या बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया है? दीपवंश महावंश की रचना श्रीलंका में हुआ है, या फिर कह रहे हैं कि दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। उपयुक्त में से कथन कौन से सही है? तो इसमें तीनों कथन सही है, तो हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध साहित्य के संबंध में सभी कथन सही है। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों के द्वारा ज्येष्ठों की एक सभा वैशाली में बुलाया गया और वहीं पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। संग्रहों को त्रिपिटक कहा गया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म में श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में फैला दीपवंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे बौद्ध इतिहासों को लिखा गया। इसमें से कई यानी कि रचनाओं बुद्ध की जीवनी लिखा गया है। दीघ निकाय की बातें करें तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिसकी चर्चा शुद्ध पिटक में किया गया है। ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया, तो ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो क्या ये कह रहे हैं कि विनय पिटक जो है बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, या फिर शुद्ध पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अभिधम पिटक नियमों का संग्रह है? आपको इसमें सही चुनना है, कौन सा सही है? तो केवल व केवल शुद्ध पिटक बुद्ध की शिक्षा से मिलान करना है। ठीक है, यानी ये सही मैच करता है। 1, 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि विनय पिटक जो है, विनय पिटक संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभिधम पिटक की बातें करें तो अभिधम पिटक जो है ये बौद्ध दर्शन की चर्चा की बात हुआ है, नियम रूल रेगुलेशन की बात नहीं हुआ है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल व केवल इसमें 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम टिक कर दें, केवल इसमें 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा केवल सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। क्या इनकी रचना जैन साधुओं के द्वारा किया गया था जिन्हें सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा किया गया जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा किया गया जिन्हें साधुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया जिन्हें सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। आपको बताना है कौन सा सही है। तो केवल व केवल ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा किया गया जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जातक कथाओं की रचना सामान्य लोगों के द्वारा किया गया जिन्हें बौद्ध भिक्षु के द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन भी किया गया था। जातक कथा जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की बेहतर लोकप्रिय कहानियां इसमें लिखी गई है और इन कथाओं को बौद्ध धर्म के सभी मतों से संरक्षित किया गया है। इन कथाओं को सर्वप्रथम पाली भाषा में लिखा गया है और ये कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का शुद्ध पिटक के अंतर्गत ये, यानी कि ये कथा जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक शुद्ध पिटक के अंतर्गत
कुदक निकाय का 10वां भाग है। साक्ची के स्तूपों में जिनका निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जातक कथाएं अंकित है, यानी उसमें मेंशन है। ऐसी मान्यता है कि जातक कथाएं गौतम बुद्ध ने अपने ही मुख से सुनाया था और बाद में इन कथाओं को संकलन तीसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। बुद्ध जो है घोष में कोई 2000 वर्ष पहले ये कथाएं लिखा गया। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। क्या इसके अनुसार संसार नित्य व अस्थायी है, या फिर संसार अनात्म है, या फिर मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति हो जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है इसका चुनाव करना है, तो केवल व केवल हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 मिलकर के ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के दर्शन के संबंध में हम लोग बातें करें। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार अनात्म है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख जो है मनुष्यों के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। बौद्ध दर्शन के अनुसार घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए संसार की जितने भी सारे वस्तुएं हैं वो सापेक्ष है, परिस्थितियों के कारण विशेष रूप से निर्भर होती है, इसी कारण से क्षणिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है। क्या संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे, या फिर उन्हें एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर के भिक्षा मांगनी होती थी, या फिर संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती है, या फिर संघ में प्रवेश के लिए एक महिला को अपने पति से अनुमति लेनी होती है। कह रहा है इसमें कौन सा सही है, तो इसमें केवल व केवल बी सही है। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि संघ के संदर्भ में संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, मेडिटेशन वगैरह में। ठीक है, दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी साधुओं के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। कथन ए सी डी सही नहीं है क्योंकि महावीर बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाना होगा जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था होती है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपनी स्वामी से और राजा के यहाँ अपने काम करने वाले लोगों से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने की जरूरत होती है, यानी कि उनसे आज्ञा लेने की जरूरत होती है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती है, और इसके साथ ही जो यूनियन होता है यानी कि जो संघ होता है उसमें प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास शामिल सभी हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30वें नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये बताना है कौन सा गलत है। तो कह रहे हैं कि जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। निर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। ज्ञान बोध गया निरंजना नदी के किनारे, बोध गया जो है गया में है, वहाँ इनको प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। प्रथम उपदेश श्रवण बेला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रवण बेला का संबंध जो है जैन धर्म से है। यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए थे, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कह रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि बोधकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था, या फिर इस काल में श्रेणियों का निर्माण हुआ था, इस काल में वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। कितने कथन सही है, तो इसमें सभी तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
भूतकालीन अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल कंडीशन की हम लोग बातें करें तो भूतकाल में अर्थव्यवस्था धातु के सिक्कों का प्रचलन काफी बड़ा था और सिक्कों में आहत सिंह का पंचमार्क कहलाता था। ठीक है, पंचमार्क मतलब कि एक जो सिक्का बनाया जाता था उसमें ऐसे मोहरे लगा लगा होता था, उसे पंचमार्क कहते हैं क्योंकि ये धातु पर पेड़, मछली, साड़, हाथी, अर्धचंद्र किसी वस्तु की आकृति ठप्पा मारकर यानी जो ठप्पा मार करके मोहरे बनाई जाती थी सिक्कों पर, उसे ही पंचमार्क कहा जाता है। ठीक है, भूतकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शिल्पी, वणिक दोनों अपने अपने प्रमुख नेतृत्व में श्रेणियों में संगठित थे और ये 18 श्रेणियों का उल्लेख यहाँ मिलता है। भूतकाल में वाराणसी जो था वो व्यापार का मुख्य केंद्र था और इस काल में व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व दक्षिण की ओर निकल करके कुशीनगर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूतकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है यानी कि कौन सा गलत है, इसका चुनाव करना है। क्या उपज का 1/6 यानी कि 1/6 कर के रूप में टैक्स यानी चुकाना पड़ता था, या फिर गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था, या फिर शतमान इस काल के प्रमुख ग्रंथ था, या फिर महापात्र इस काल के कर संग्रह करता था यानी टैक्स कलेक्शन करता था। कौन सा सही नहीं है, तो हमारा डी जो है सही नहीं है यानी कि गलत है। इसलिए डी इसलिए सही नहीं है क्योंकि भूतकाल में उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे और वे अनेक प्रकार के कार्य करते थे जैसे कि मंत्री, सेना नायक, न्यायाधिकारी, महालेखागार। ये प्रधान के कार्य आयुक्त नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अधिकारियों का वर्गों को भी कुछ राज्यों में इसी प्रकार के कार्य करता था। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक लगा देते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि भूतकाल में विधि व्यवस्था के संबंध में यानी कि लॉ और कानून के संबंध में बातें कर रहा है, इस पे विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। क्या न्याय व्यवस्था की विविध शुरुआत इसी काल में हुआ था, या फिर वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि से दंड विधि निर्धारित होती थी। कह रहे हैं कि कौन सा सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। भूतकालीन में विधि व्यवस्था की बातें करें तो भूतकाल में ही भारतीय विधि न्याय व्यवस्था का उद्भव हुआ है और इससे पहले कबायली कानून चलते थे और जिसमें वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं था। भूतकाल में वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि दंड विधि निर्धारित होती थी, जो कि वर्ण जितना ऊंचा होता था वह उतना ही पवित्र माना गया है और व्यवहार एवं दंड विधि में उससे उतना ही उच्च कोटि के नैतिकता आचरण की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भूतकालीन गणतंत्रीय राजतंत्रीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या गणतंत्र में राजस्व का अधिकरण गण को और राजतंत्र में राजा को प्राप्त होता था, या फिर धर्मशास्त्रों में गणराज्यों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, या फिर गणतंत्रों के विपरीत राजतंत्रों का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। और कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने गलत है, कितने कथन गलत है ये बताना है। तो केवल इसमें एक कथन गलत है, वो कौन सा कथन है जो गलत है, तो ऑप्शन हमारा 3 जो है गलत है, तो हमारा केवल व केवल एक ही स्टेटमेंट गलत हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भूतकालीन गणतंत्रीय और राजतंत्रीय प्रणाली के संबंध में केवल एक कथन गलत है क्योंकि गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, न कि कोई एक व्यक्ति। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में ये कार्य एक व्यक्ति करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में पूजित प्रथम बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में पूजित प्रथम मानव मूर्ति महात्मा बुद्ध की है, या फिर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, या फिर बराबर की पहाड़ियों गया बिहार को तराशकर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। कह रहे हैं कि कितने कथन सही है, कितने कथन इसमें सही है ये बताना है। तो केवल व केवल इसमें 2 कथन सही है। ठीक है, वो 2 कथन 1 और 2 है। इसमें हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख ले तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, बाकी 3 जो है ये गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में 1, 2 सही है। भारत में
पूंजीपत प्रथम मानव मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी और श्रद्धालु उपासना ने बुद्ध के जीवन में अनेक घटनाओं पत्थर से उकेरा गया है, बनाया गया है। वर्तमान समय की बातें करें तो बिहार के गया में मध्य प्रदेश के सांची में और भरहुत में जो चित्र मिले हैं उससे ये पता चलता है कि बौद्ध कला में उत्कृष्ट नमूने महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। गांधार शैली पश्चिम उत्तर सीमांतों में यूनान और भारत के मूर्तिकार ने विकसित किया है। ऑप्शन 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये बराबर की पहाड़ियां नासिक के आसपास, ठीक है, कह रहे कि बराबर की पहाड़ी जो है नासिक के आसपास की पहाड़ियों को तराश कर ये जो है वास्तुकला का निर्माण, यानी कि बराबर की जो पहाड़ी है वो नासिक के आसपास, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये पहाड़ियों को तराश कर गुहा वास्तुशिल्प का निर्माण किया गया है जिसे विहार कहा जाता है और बौद्ध भिक्षु वर्षकाल में ठहरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हालांकि विहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के कारण ही इसको विहार कहा जाता था और विहार के नाम पे आप सभी को पता है कि बिहार नाम इसका प्रचलन हुआ, लेकिन ये नासिक है, नासिक के आसपास कह रहे हैं तो आप सभी को पता है बराबर की पहाड़ियां नासिक के आसपास, तो नासिक जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कह रहा है कि शिव जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये त्रिशूल है, त्रिशूल हो जाएगा, शिव त्रिशूल की पहचान है इनकी। विष्णु जो है इनकी पहचान चक्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गणेश का पहचान जो है किस चीज से हो जाएगा, ये हो जाएगा रस्सी या फंदा, और सरस्वती वीणा से हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शिव का अस्त्र जो है वो क्या है, त्रिशूल है। भगवान विष्णु का अस्त्र क्या है, चक्र धारण करते हैं। गणेश जी का संबंध रस्सी फंदा से है। माता सरस्वती अपने हाथों में वीणा धारण करती है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 37 नंबर। जैन धर्म बौद्ध धर्म के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या दोनों धर्म अष्टांगिक मार्गों का समर्थन करते थे, या फिर दोनों धर्मों में मध्यम प्रतिपदा को समान माना गया है, या फिर दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 1 और 2 सही नहीं है, बाकी 3 सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो केवल व केवल ए हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जैन बौद्ध धर्म के संबंध में 1, 2 सही नहीं है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से नहीं है। गौतम बुद्ध ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का साधन बताया है। गौतम बुद्ध मध्यम प्रतिस्पर्धा अर्थात मध्यम मार्गों के समर्थक थे। उनके अनुसार न अधिक विलास करना चाहिए और नहीं अत्यधिक संयम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है इसको चुनाव करना है, ठीक है। तो क्या आर्यदेव जो है जैन विधान से है, या फिर दिगनागा जो है बौद्ध विधान से है, नाथ मुनि वैष्णव विधान से है। कह रहे कि कितने सही सुमेलित है, कितने सही सुमेलित है, तो हमारा इसमें 2 और 3 सही सुमेलित है, 1 गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा केवल व केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में 2 इसमें सही सुमेलित है। दिगनागा एक भारतीय बौद्ध विद्वान है और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापक में से एक है। नाथ मुनि एक वैष्णव संत थे, इन्होंने नलियारा दिव्य प्रबंधन संकलन का किया गया था और योग रहस्य और न्याय तत्व की रचना है। 1 इसलिए सही नहीं है क्योंकि आर्यवेद एक महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के शिष्य थे और एक दार्शनिक थे। आर्यदेव श्रीलंका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। क्या इसमें बुद्ध काल में सर्वप्रथम स्तूप बनाने की शुरुआत हुआ था, या फिर स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते हैं, या फिर स्तूप बौद्ध के प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते हैं। कौन सा सही है,
तो केवल व केवल इसमें 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर 2 और 3 मिलकर के ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि स्तूप की अंडाकार संरचना के ऊपर एक हर्मिका होती है और हर्मिका में एक मस्तलूक निकलता था जिसे कि इष्ट कहते हैं, यष्टि कहते हैं, और जिस पर ये अक्सर एक छतरी लगा होता था। टीले के चारों ओर एक वेदिका होता है जो कि पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता है। स्तूप बौद्ध के प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते थे जिसे बुद्ध की अस्थियां और उनके द्वारा प्रयुक्त सामान होता था। ठीक है, एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी रही है, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि इनमें से अवशेष रहते थे, उन्हें पवित्र समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर का जो है लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं मूल ग्रंथों पर विचार करना है। क्या नैतिक ग्रंथ जो है ये आपको जैन ग्रंथ से कौन कौन रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ये इसमें परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा और इसके साथ ही त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण हो जाएगा। तो हमारा 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जैन ग्रंथ से, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिशिष्टि पर्वन एक त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ से है। परिशिष्टि पर्वन हेमचंद्र के द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जो कि प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत होता है। इसकी रचना लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था। त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है जिसकी रचना मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों के शासनकाल के समय में आचार्य जिनसेना के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त नीतिकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। ये थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदकानिकाय में शामिल है। और दान शतक एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि मुख्य रूप से 100 बौद्ध किंवदंतियों को संस्कृत में एक संकलन है। ये एक सही समय की रचना मानी जाती है। तो ये रहा गाइस टोटल आपका 40 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो है मैंने पहले से इस चैप्टर में थोड़ा सा ये देखा हुआ था, इसलिए थोड़ा यहाँ पे टिक लगा हुआ है पेन से। खैर डोंट वरी अबाउट इट, बाकी सब आपको ब्लैंक ही मिलेगा। तो सॉरी फॉर दैट के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।